बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला हिन वक़्तु जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 12 खेॾी वेंदी, जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मुक़ाबलो थींदो पेशावर ज़ल्मी सां। हीअ उहे टीमूं आहिनि जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ़ु 2 मैचूं खेॾियूं आहिनि हिन वक़्त ताईं, जंहिंमें हिकु मैच हुननि खटी आहे ऐं हिकु मैच में हुननि खे शिकस्त थी आहे, जॾहिं त पेशावर ज़ल्मी जी टीम 3 मैचूं खेॾियूं आहिनि, जिन मां 2 मैचूं हुननि खटण में कामयाबु थिया आहिनि ऐं हिकु मैच में हुननि खे बि शिकस्त थी आहे। अॼु इन्हनि ॿिन्ही टीमुनि जो मुक़ाबलो आहे नेशनल स्टेडियम कराची में, ऐं उनखां अलावा पाण ॻाल्हि कंदासीं गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी, यानी कि मैच नंबर 11 उहा हुई मुल्तान सुल्तान्स ऐं कराची किंग्स जे विच में। मुल्तान सुल्तान्स ऐं कराची किंग्स उहे टीमूं आहिनि जंहिं 5 मैचूं खेॾियूं आहिनि ऐं मुल्तान सुल्तान 5 मैचुनि मां 4 मैचुनि में कामयाबी हासिल कई आहे, हिकु मैच में हुननि खे शिकस्त थी आहे, जॾहिं त कराची किंग्स खे 4 मैचुनि में शिकस्त थी आहे ऐं सिर्फ़ु हिकु मैच हू खटण में कामयाबु थिया आहिनि। ओवरऑल हिन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि आमिर सरफराज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर हम सबसे पहले बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, जहां पर मुल्तान सुल्तान अनस्टॉपेबल है, उनको रोकना नामुमकिन लग रहा है इस वक्त, और कल भी वो जितने में कामयाब रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये दूसरा मैच है कि जिसमें किसी टीम की शिकस्त के ऊपर अफसोस हुआ है। एक जो 2 दिन पहले कोयटा का मैच हुआ था, वो कोयटा को जीतना चाहिए था और बड़ी पैथेटिक उनकी परफॉर्मेंस थी, 60-65 रन से वो मैच हारे थे। और उसके बाद कल के मैच का बहुत अफसोस है कि कराची की टीम ने अपनी शिकस्त से निकल कर एक मैच को जीता था प्रीवियसली, और उसके बाद जब कल मैदान में वो उतरे, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी टीम जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी उनके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में चले गए थे, जेम्स स्मिथ ने वहाँ उनको पहुँचा दिया था कि जहाँ से वो मैच जीत सकते थे। 3 परफॉर्मेंसेस उनकी टीम से अच्छी नहीं हो सकी, जिसमें हैदर अली का राना बॉल रन ना करना, शुएब मलिक जिन्होंने जो है वो फिनिश नहीं कर सके मैच को, और बैन कटिंग जो दूसरा मैच है कि आखिर में उनको मौका मिला था हीरो बनने का, और कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं करनी थी, लेकिन वो उसके बावजूद जो है 2 या 3 बार जेम्स ना बैन कटिंग को मौका मिला है हीरो बनने का, लेकिन और दोनों मरतबा वो नाकाम रहे हैं। तो क्या कराची किंग्स को क्या हम मोस्ट अनलकी टीम कह सकते हैं, क्योंकि वो जीत के करीब आ जाते हैं लेकिन फिर वो फिनिशिंग जो टच है वो नहीं दे पाते? मैं ये समझता हूँ कि अब बैन कटिंग के सिलेक्शन को ज़रा सा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैचेस के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा बॉलिंग कंज्यूम की। कल भी गालिबन 12 गेंदों पे 10 रन या 10 गेंदों पे 12 इस तरह से उन्होंने स्कोर किया है, और गालिबन 4 रन चाहिए थे जब वो आउट हुए। बिल्कुल। तो इस स्टेज पे ये मुतवातिर हो रहे हैं, और जो एक मैच और भी पहले हुआ था जिसके अंदर अगर वो ज़रा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर राना बॉल से ऊपर चले आते तो कराची की टीम जीत जाती। तो मुझे लगता है कि उनको जो है थोड़ा सा इस वक्त सर कराची की बैटिंग पे आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर कराची की बॉलिंग की हम बात करें तो जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान शुरू में खेले थे, 50 गेंदों पे 50 रन थे उनके, लेकिन जो दूसरी 50 उन्होंने मुकम्मल की है, जब तक वो सेंचुरी पे पहुंचे तो सिर्फ 18 गेंदों उन्होंने खेली हैं। तो क्या कहेंगे, जो बॉलिंग होती है डेथ बॉलिंग में एक भी यॉर्कर हमें नज़र नहीं आया, आखिरी 4 ओवर्स में एक भी यॉर्कर बॉल हमें कराची किंग्स तरफ नज़र नहीं आया। यकीनी तौर पे कराची की बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, और उसके अंदर मतलब जाहिर है कि वो जो तेज़ बॉलर भी हैं उसमें वो ऑलराउंडर आमिर यामीन पे ज़्यादा इंहिसार कर रहे थे, और जो दीगर बॉलर हैं वो परफॉर्म नहीं करवा रहे। सर अब आमिर यामीन का आपने नाम लिया है तो मैं यहीं से सवाल करूंगा। आमिर यामीन पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं और मुसलसल कराची के साथ भी है, लेकिन उनमें कोई भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे, शायद हम सोच रहे थे कि शायद अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इन जैसे एक ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल जाए। ना फ़हीम अशरफ परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना अमाद भट्ट, ना अनवर अली, बिलावल भट्टी, जितने भी आए सारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नाकाम है, और आमिर यामीन बिल्कुल एक्सपोज हो गए आज। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जिस वक्त आप ये सोचने लग जाते हैं ना कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, या मैं क्रिकेटर बन गया हूँ, या मैं प्लेयर हो गया हूँ, वहाँ से सवाल शुरू हो जाता है। और आमिर यामीन के साथ भी गालिबन यही हुआ था, और जितने भी नाम आपने लिए उनके साथ भी यही हुआ। और जब आप एक चीज़ में पड़ जाते हैं ना, थोड़ा बैटिंग कर लूँ, थोड़ी बॉलिंग कर लूँ, और मतलब कभी इस तरह से करके चलूँ, तो आपको रिजल्ट वो नहीं मिलते हैं। आपको चाहिए ये कि अगर आप ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं तो या तो बॉलिंग ऑलराउंडर बने या आप बैटिंग ऑलराउंडर बने, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप किसी एक चीज़ के अंदर जो है ना परफेक्शन लेकर आएँ, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ सोचना शुरू करें। हमारे यहाँ ये होता है कि जी वो एक ही दिन में फोकस कर ही नहीं पाते हैं, वो बैटिंग भी कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, और चूंकि उनकी मेहनत का वो मेयार नहीं है जो माजी के ग्रेट ऑलराउंडर्स का था कि जो 500-500 बॉलें बैटिंग कर रहे हैं, 500-500 बॉलें बॉलिंग कर रहे हैं। अब वो वाला हिसाब तो है नहीं, थोड़ी बॉलिंग कर ली, थोड़ी बैटिंग कर ली, एक कलर लग गया, पाकिस्तान का नाम लग गया,
तो अपने आप को मुकम्मल समझने लगे, सब कुछ समझने लगे और फिर उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। सर कोचिंग स्टाफ के हवाले से क्या कहेंगे? जोहन बोथा और वसीम अकरम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमें कुछ सही नहीं लग रहा। मतलब एक अलग बैठा हुआ है, दूसरा अलग, अपनी अपनी थिंकिंग है, डिफरेंसेस है शायद सोच में। अगर कोई डिफरेंस है तो भाई बैठ के सॉर्ट आउट करो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डिसीजन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो उस सिलसिले में मैं समझता हूं कि इनको प्री मैच जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं या जो पोस्ट मैच इनकी मीटिंग्स होती होंगी, जिसके अंदर वो एनालाइज करते होंगे कि भाई हमारे बैट्समैनों से, हमारे बॉलर से कहाँ गलती हुई और हमें टीम को किस तरह लेके चलना है, कॉम्बिनेशन को किस तरह से बनाना है। तो मैं समझता हूँ कोच हो, मैनेजर हो, मेंटोर हो या कप्तान हो और सीनियर कुछ प्लेयर्स हो, उन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उस रोल के अंदर उनको चाहिए कि वो अपने आप को फोकस्ड करें और फैसले बेहतर करने की कोशिश करें। नेपोटिज्म से बाहर आए, फेवरेटिज्म से बाहर आए और जो डर्टी पॉलिटिक्स अमूमन जो देखने को मिलती है उससे बाहर निकलेंगे तो कुछ कर सकेंगे। सर क्या लगता है इमाद वसीम जो कि कराची किंग्स के लिए एक अकेले हम अलोन वॉरियर कर सकते हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ही कराची हर मैच में हमें मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है। क्या इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में कमबैक कर पाएंगे बाबर आजम के होते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि गो के वो रोटी गैंग का हिस्सा नहीं है, उनको पाकिस्तान की टीम की तरफ आने में दुश्वारियां जरूर होंगी, लेकिन हमारी लेकिन एक जो उनकी बदकिस्मती, परफॉर्मेंसेज हैं इस मैं एग्री कर रहा हूँ परफॉर्मेंसेस के हवाले से। अभी रिसेंट पास्ट में उसने जो 2-3 अच्छी इनिंग खेल चुका है, एक मैच में बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है उसने। देखें, अब मसला ये आता है कि कप्तान और सेटअप पूरा मिलकर, हमारी एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके कुछ लोग और उस गवर्नमेंट के सरबरा वो अपने हिसाब से टीम को खिलाना चाहते थे और मदाखलत करते थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर यही रविश इस गवर्नमेंट ने भी अपनाई और वो पीसीबी के फैसलों के अंदर मदाखलत की, जिसका इम्कान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा खेल जाएगा। और रात यही क्योंकि परफॉर्मेंस भी मौजूद है। कल रात के शो में यही इशारा दिया था शुएब जट साहब ने। उन्होंने कहा था इमाद वसीम ना सिर्फ टीम में आएंगे बल्कि एज अ कैप्टन खेलेंगे। हो सकता है वो एक ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं शुएब जट के जो जिनकी बात के अंदर सर अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई गहराई होती है। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज, इन दोनों के में से कोई एक चॉइस हुआ आपके पास पाकिस्तान टीम के लिए, तो किसकी तरफ आप इशारा होगा? देखिए, बॉलर दोनों मुख्तलिफ हैं। अगर आप गौर करें ना तो मोहम्मद नवाज जो है उनका वो थोड़े से बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर या बल्कि बेसिकली वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया अपनी बॉलिंग के हवाले से। और हैं दोनों का डिफरेंट रोल इस तरह से है कि वो इमाद वसीम वो नए बॉल को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनके पास नेचुरल ड्रिफ्ट है, उससे वो बॉल बैट्समैनों को जो है वो डिसीव करते रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन इमाद वसीम के बॉलिंग के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि जब एक बैट्समैन उनको रीड कर चुका होगा, और दुनिया कर चुकी है रीड, वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, तो अगर वो अपनी बॉल के अंदर स्पिन नहीं लेकर आएंगे तो इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। आज वो सिर्फ एक लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ऑर्थोडॉक्स जो होता है वो डेवलप कर लें तो वो आज से ज्यादा कहीं बेहतर बॉलर की सूरत में आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वही रविश रखी और वो सिर्फ वही आर्मर्स के ऊपर और जो बॉल ड्रिफ्ट उनका होता है, अगर उसको ही लेके चलते रहे, तो फिर वो जो रिफ्लेक्स शॉट लगते हैं उनको वो खींच कर जो है स्वैग आई एम जस्ट मिसिंग दैट जो स्विप जो उनको लगते हैं, स्लॉग स्विप जो है, वो स्लॉग जो मारे जाते हैं उस पर वो सफर करते हैं। सर शुएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? पीएसएल से पहले ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेड किया है पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के साथ, बाबर आजम को वहां भेजा है और हैदर अली और शुएब मलिक को अपनी टीम में लिया है, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था ये एक महंगा सौदा है। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि दोनों ने 3-3 ओवर खेले और दोनों ने कोई 12-12 रन बनाए, तो ये कल के मैच में हमें एक वो जरूर नजर आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बाबर आजम की कमी महसूस नहीं हो रही थी दोनों ने मिलकर कराची की टीम में। जो कराची का अलमिया था वो था बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। उस स्ट्राइक रेट की वजह से कराची मजबूर हुई बाबर आजम को ट्रेड करने के लिए, और जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो इस वक्त शुएब ने और हैदर अली ने संभाल ली हैं। सर बैटिंग ऑर्डर मैच में हैदर अली ने एक्साइटिंग काफी बैटिंग की ऑर्डर जो है एक मैच में शुएब ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिनिशिंग नहीं कर पा रहे। सर बैटिंग ऑर्डर लगता है डिस्टर्ब हो रहा है हैदर अली के होने से टीम में, क्योंकि वो जिस वक्त बैटिंग के लिए आते हैं, अगर टीम का एक मोमेंटम चल रहा होता है उसको आगे ब्रेक लगा देते हैं वो। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अंदर एक खौफ पैदा हो गया है, एज प्लेयर में बात कर रहा हूँ, कि जी मैं परफॉर्म करूंगा तो आगे जाऊंगा, मेरी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टीम का कुछ भी हो। तो उस चक्कर के अंदर लोग जो है ना अपनी टीमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी इनफरादी यानी परफॉर्मेंस के चक्कर में। हैदर अली,
शुएब मलिक का तो खैर अब इतना बड़ा क्रिकेट कैरियर इंटरनेशनल का शायद बचा नहीं है और शायद वो दोबारा खेल भी ना सके। हैदर अली को यही सोचना चाहिए कि जिस दिन उनकी 20 रन की इनिंग भी उनकी टीम को जितवाएगी ना, वो खुद ब खुद लाइमलाइट में आएंगे और उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो इसी रविश के साथ खेलते रहे कि वो अपनी एक काइंड ऑफ सेल्फिश इनिंग खेलते रहे और अपने रनों के चक्कर में पड़ गए कि मैं आउट ना हो जाऊं तो मेरे रन रुक जाएंगे और मैं फिर कैसे आगे जाऊंगा, तो वो ना सिर्फ उनको इनफरादी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी टीम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सर, कल के मैच में जब मैच जैसे ही खत्म हुआ तो केरन पोलार्ड से इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हैदर अली को उस वक्त अपनी विकेट सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी। जो रनआउट उन्होंने करवाया जेम्स विंस को, अगर वो खुद रनआउट हो जाते तो शायद कराची किंग्स ये मैच 17 ओवर में भी जीत सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मैं समझता हूं कि उसको कहते हैं टीम स्पिरिट। इसी बात के ऊपर मुझे एक वाकया याद आ गया कि सलीम मलिक गालिबन एक टेस्ट मैच के अंदर या किसी मैच के अंदर 90s में बैटिंग कर रहे थे और उनके सामने जो बैट्समैन था वो था जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद ने कुछ शॉट खेलने की कोशिश की और सलीम मलिक जो है ना दूसरे एंड से भाग के आ गए। जावेद मियांदाद अपनी क्रीज से नहीं निकले थे, लेकिन उसके 100 करवाने के लिए मियांदाद जैसे बड़े प्लेयर ने, जो सलीम मलिक से कई गुना बड़ा प्लेयर था, उसने अपनी विकेट को सैक्रिफाइस करके एक टीम मैन होने का सबूत दिया। ये तो कल का बच्चा है एक तरह से। और जेम्स विंस जैसा नाम, और जिस तरीके से जेम्स विंस खेल रहा था उस मैं वही अर्ज कर रहा हूं 220 के स्ट्राइक रेट से खेला आप मैं कहता हूं कि हैदर अली का कद बढ़ जाता कि अगर वो सेक्रीफाइस करता। मियांदाद की वो एफर्ट, वो सेक्रीफाइस आज 30 साल के बाद भी हमें याद है, तो हम भी कल हैदर अली को याद रखते कि यार तुमने क्या काम किया। सर, हमने देखा है एसपीएसएल में जो फॉरेनर्स हैं वो जो फास्टेस्ट 50 का जो एक वो चार्ट दिखाते हैं जिसमें 5 शुरू के नाम थे वो फॉरेनर्स के थे, कोई पाकिस्तानी उसमें नहीं था। और जिस तरीके से कल जेम्स विंस ने पावर प्ले खेला है या जो 220 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल हैं, उसके स्ट्राइक रेट से खेला है, तो वो शो कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को बार बार बता रहे हैं कि पावर प्ले किस तरह खेला जाता है, T20 किस तरीके से खेला जाता है। तो इससे क्या सबक सीखना चाहिए, क्योंकि फास्टेस्ट 50 में शुरू के 5 में कोई भी नाम पाकिस्तानी नहीं था। देखिए, अलमिया ये है कि जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, ओपनर, एज ए ओपनर जो आ रहे हैं चंद एक को छोड़ के, वो सारे के सारे वो हैं कि जो अपनी पोजीशन जो है वो नेशनल टीम के अंदर सीमेंट करने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं। हमारा हमेशा से इख्तिलाफ ये रहा है कि अगर बाबर आजम या खासतौर पर रिजवान सर्किल के बाद भी छक्के मार लेते हैं तो वो सर्किल क्यों ज़ाया करवाते हैं? जब आपके बैट्समैन अपने जहां पे रन्स करने का मौके ज्यादा होते हैं कि आपकी हाफ हिट भी जो है वो सर्कल से बाहर जाती है और रन्स मिल जाते हैं, आप उसमें चांस नहीं लेते हो। और हर प्लेयर पाकिस्तान का जो है वो हमेशा यही करता है कि वो आके पहले अपने 20-30 रन करके अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करता है, अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है और उसके बाद जो है ना सोचता है कि चलो यार 30-40 रन मेरे लग गए, 50 मेरा हो गया, तो अब मैं खुल के खेलूं। ये सेल्फिशनेस निकलनी चाहिए। अगर आप फेयरलेस होकर खेलेंगे तो आपकी अल्टीमेटली आपकी टीम को उससे फायदा पहुंचेगा। सर, कल के मैच में हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान शुरू में बहुत स्लो खेले थे, लेकिन उनका साथ दिया था शान मसूद ने, और शान मसूद ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली और उन्होंने 50 भी स्कोर की। तो क्या लगता है कि जब तक बाबर के साथ हारिस होंगे, खेल रहे होंगे, टॉम कोलर, कैडमोर होंगे, या फिर नीचे आकर जो दूसरे साइम अयूब हैं जो तेज़ खेलने वाले हैं, तो बाबर पे प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो अपनी 50 कर लेते हैं। इसी तरीके से रिजवान के पास शान मसूद है, डेविड मिलर है, रायली रूसो है, तो इन दोनों पे कोई प्रेशर तो नहीं है, अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करवा रहे हैं और दोनों अपनी 50s मुकम्मल कर रहे हैं और फिर बोलेंगे कि हमने स्कोर अच्छा कर लिया, 50s कर ली और पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। देखिए, मसला ये है कि अगर आप गौर करें ना, ये इसको मैं कोई बाजारी सा या जो मैदानों, क्रिकेट के मैदानों में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो इस चैनल पे नहीं करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात आपको कहूँ, ये है एक तरह की चालाकियाँ, और वो चालाकियाँ ये हैं कि आपको पता है कि जब रिजवान और बाबर एक साथ बैटिंग करने के लिए आएंगे तो स्ट्राइक रेट हमारा क्या होगा। वो अगर शान मसूद रन्स कर रहा है, उसके साथ जो रोजो है अगर वो रन्स कर रहा है, या मिलर अगर रन्स कर रहा है तेज, तो ये रिलैक्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह बाबर आजम के साथ के बाद भी उन्होंने ऐसे प्लेयर को रखा हुआ है जिसमें ब्रेथवेट है, पोलार्ड है, तो प्रेशर तो रिलीज होता रहेगा। अब उसमें क्या हो गया, आपने एक रोल संभाल लिया कि मैं 20 ओवर बैटिंग करके 70-60 रन 80 रन करके चला जाऊंगा, बाकी पूरी टीम 150 रन करे और हम मैच जीत जाए और मेरा नाम हो जाए। तो सर यहीं से अब आप एक बात में मेरे जहन से निकल ना जाए। देखिए, पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन जो की थी वो क्या की थी, आपने खुशदिल शाह को रखा हुआ था, आपने इफ्तिखार को रखा हुआ था, आपने आसिफ अली को रखा हुआ था। ये 3 बैट्समैनों का एक साथ एक फॉर्मेट के अंदर रखना, वो क्या जवाब था उसका जवाब सिर्फ एक था कि जो ये मैच करके आएंगे ना स्ट्राइक रेट के हवाले से पावर के अंदर, तो इनसे हिटें लगवा के इनका चाहे कैरियर खत्म हो जाए, ये 20 रन की एवरेज से रन ना कर सके और फिर बीच में जो है ना अपनी जगह को मुस्तहकम करते हुए चले जाए।
ये सबसे बड़ा अलमिया चलिए है सर, हमारा। आज के मैच पे आ जाते हैं। आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने, और इस्लामाबाद ने अभी तक सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं और सब देखना चाहते हैं इस्लामाबाद को। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की जो टीम है उनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, एक्साइटिंग बैट्समैन मौजूद हैं, और इस T20 फॉर्मेट को जो ज़्यादा जिनकी आप समझते हैं कि डिमांड होती है या सूटेबल हैं, उन प्लेयर्स को वो लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गो के एक मैच हार गई है, अगर वो थोड़ा सा उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाए और उनके प्लेयर्स जो हैं वो क्लिक कर जाएं, तो वो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं, चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो, चाहे वो लाहौर की टीम हो। ये दोनों टीमें इस वक्त आपको टॉप पे नजर आ रही हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, मुल्तान और लाहौर, लेकिन इस्लामाबाद को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये किसी वक्त भी जो है किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। सर, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे आज के मैच के हवाले से। सबसे पहले तो प्रेडिक्शन चाहूंगा, और उसके अलावा कौन से की प्लेयर हो सकते हैं दोनों टीमों में? आप बताइए कि कौन सी टीम आज आप जीतता हुआ देख रहे हैं? मुझे बाजार ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद इज गोइंग टू विन। और मेरी फेवरेट भी इस्लामाबाद है आज की। फेवरेट इस्लामाबाद है, लेकिन एज ए क्रिकेट एनालिस्ट आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पेशावर भी अच्छा खेलती आ रही है? नहीं, नो डाउट पेशावर की टीम अच्छी है, लेकिन पेशावर को एक डिसएडवांटेज भी है। अगर उनके जो एक्साइटिंग बैट्समैन है वो आउट हो गए और बाबर खड़े रहे तो फिर इस्लामाबाद तो वैसे ही जीत जाएगी। उस दिन तो आउट हो गए थे लास्ट मैच में, लेकिन फिर जिमी नीशम ने और सर उनके मसला तो यही है ना कि जो एक्साइटिंग प्लेयर है वो मेकअप कर देते हैं, जो शुरू के अंदर जो स्ट्राइक रेट का इशू होता है, ये टीम की फॉर्मेशन ही ऐसी बनाते हैं, अपने साथ ऐसे प्लेयर्स को लेके चलते हैं कि जो इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको कवर कर सकें। बहुत शुक्रिया आमिर सरफराज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इतने वक्त जो आए शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलाऊं था ब्रेक खां।